दंगल का आखिरी दांव। तो दंगल का आखिरी दांव, दंगल का आखिरी दांव। बड़ा सवाल यह कि क्या फंस गए बृजभूषण शरण सिंह, वो बृजभूषण शरण सिंह जिन पर संगीन आरोप को लेकर खूब सियासत हुई, मगर अब पहलवानों और बृजभूषण के मामले में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़, बृजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में पीड़ित रेसलर ने जो बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उसके समर्थन में 16-17 गवाह सामने आए और आरोपों को सही बताया गया। चार्जशीट में 6 पीड़ित रेसलर के परिवार वालों को गवाह बनाया गया है, जिसमें उनके पीड़ित जो है उसके पति भी शामिल है। कुल मिलाकर 5 गवाह ऐसे हैं जो परिवार के लोग हैं। याद कीजिए, मामला कोर्ट पहुंचा था तो कोर्ट के आदेश पर 2-2 एफआईआर दर्ज हुई। 354, 354A, 354D, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, आपराधिक धमकी देना। अब बात सामने आई कि यह चार्जशीट जो है 13 जून को दाखिल हो गई थी। 13 जून बकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी तफ्तील से रिपोर्ट छापी है। 15 गवाह सामने आए हैं, इसका जिक्र किया है। आरोप यह तक कि सांस लेने के बहाने महिला पहलवान को गलत तरीके से छुआ, हाथ छाती से लेकर पेट तक फेरने की कोशिश की और भी तमाम गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोपों के लिए बृजभूषण पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा दी जा सकती है। जिस धारा का हमने जिक्र किया था 354, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 354A यौन उत्पीड़न और धारा 354D पीछा करना, यानी बहुत संगीन धाराएं। और चार्जशीट इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बेवजह बृजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इस पूरे मसले पर आज चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ वेदभूषण सिंह जी जुड़ गए हैं। वेदभूषण जी पूर्व आईपीएस और बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखते हैं। डॉक्टर धनोज राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही हमारे साथ कुछ देर में कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले मसला कानूनी है, तो वेद सर मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। हमारे लिए, आपके लिए कानून अलग है और माननीय सांसद जी के लिए कानून अलग है। क्या यह प्रकरण यही दर्शाता है? देखिए, अभी तो चार्जशीट की शुरुआत हुई है। आपको याद होगा 2 मुकदमे अभी आपने बताए थे। एक पॉक्सो एक्ट में हुआ था। उस केस की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ये पता लगा कि वो झूठा मुकदमा है, क्योंकि लड़की बालिग थी और जानबूझ के एफआईआर उसमें दर्ज कराएगी, मिसगाइड किया गया, क्योंकि उस लड़की ने 64/2016 एक मुकदमा पहले अपने एक साथी रेसलर के खिलाफ रोहतक में गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन में कराया हुआ था। जब हम लोगों ने इस बात को उठाया कि लड़की की उम्र ज्यादा है, क्योंकि 2018 में जब रांची का मामला बताया गया तो पहला तो ये था कि जुडिशन चूंकि रांची है, दिल्ली में उसका मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता, जांच नहीं हो सकती। परंतु जब उनके परिवार वालों को, उनके पिता को, चूंकि इसमें शिकायतकर्ता लड़की नहीं थी बल्कि उनके पिता थे, जब उनके पिता को पता लगा कि अब वो खुद उल्टा फंस चुके हैं, तो उन्होंने लड़की के 164 के जब अदालत में बयान होने थे, वो लड़की अपने बयान से पलट गई और उसके फादर ने भी एप्लीकेशन लगाकर अदालत में जाकर अपना मुकदमा वापस ले लिया कि मैं मुकदमे में आगे कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो उनके खिलाफ एक बात जा रही थी, क्योंकि मुकदमा झूठा साबित हुआ था।
आपको याद होगा इसी हिंदुस्तान में एक मी टू कैंपेन चला था काफी टाइम पहले। उसमें तमाम फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा दर्शाया गया था कि तमाम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है। उसमें 19 मुकदमे दर्ज हुए। आज एक भी मुकदमा मी टू का नहीं है। तो क्या मी टू हिंदुस्तान से खत्म हो गया? फिल्म इंडस्ट्री में अब कोई सेक्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता? जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए, मतलब ताज्जुब की बात है, 20-20 साल बाद लड़कियां सामने, जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बोल्ड होती हैं, बड़े तमाम तरह के सीन करती हैं, पढ़ी लिखी इंग्लिश स्पीकिंग लड़कियां हैं, वो 20-20 साल बाद सामने आए। कांग्रेस के और बीजेपी के शायद एक अकबर जी नेता थे, बड़े पद पर नेता थे, मुझे उसका पार्टी का ध्यान नहीं है, उनके खिलाफ भी बड़े संगीन आरोप लगाए गए। उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, परंतु उस मुकदमे का अल्टीमेटली सारे मुकदमों का कुछ नहीं हुआ। तमाम मुकदमे आज वो समाप्त हो चुके हैं। अब कोई हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल सुरक्षित हो चुकी है। इसी तरह ये जो मुकदमे दर्ज कराए गए, मैंने ये बात क्यों कही कि एक आम इंसान, आपके और हमारे लिए कानून अलग और माननीय सांसद जी के लिए कानून अलग। 13 जून को आरोप पत्र दाखिल हुआ, अब तक माननीय सांसद जी को सम्मन तक जारी नहीं हुआ। ये आम बात है? देखिए, कानूनी ईमानदारी से, मतलब मैं इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं बस। देखिए, उनका पक्ष ऑलरेडी पुलिस के पास आ चुका है। जो उनके स्टेटमेंट 161 के दर्ज होने हैं, वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक सामान्य प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। अभी छोड़ दीजिए कि ब्रिजभूषण के ऊपर मामला है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर 13 जून को आरोप पत्र दाखिल हुआ तो अब तक सम्मन जारी होना यह सामान्य प्रक्रिया है? सामान्य प्रक्रिया की सम्मन जारी नहीं होता, 1 महीना होने को आया, होता है ऐसा सर? देखिए, बिल्कुल उससे भी ज्यादा सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि मेरा कहना बल्कि जल्दी सम्मन कर लिया है। नॉर्मल केस के अंदर नहीं, सम्मन तो अभी किया ही नहीं है सर। नहीं, सम्मन एक महीना होने को आया, आरोप पत्र दाखिल हुआ, लेकिन सम्मन नहीं जारी हुआ। नहीं, सम्मन उनको बुलाया जा चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, चार्जशीट जब दाखिल हुई आरोप पत्र के बाद कब बुलाया गया? उसके बाद नॉर्मल प्रक्रिया है। पहले तमाम जो आपको ध्यान होगा, अदालत की छुट्टी पड़ी हुई थी, कोर्ट बंद थी। हाँ। इसलिए कोई कोर्ट का काम, रूटीन काम नहीं हो रहे थे। अब चूंकि तमाम कोर्ट खुल चुकी हैं, तो उस प्रक्रिया के तहत ये बिल्कुल एक, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर चार्जशीट किसी के खिलाफ दाखिल हो भी गई, एक मिनट सर, अगर चार्जशीट किसी के खिलाफ दाखिल हो भी गई तो कोर्ट में पेश नहीं किया जाना या ना होना, यह भी एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल पेश नहीं किया जाता। तमाम जितने भी सीबीआई के मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप मुलजिम को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में डालें। नॉर्मल प्रक्रिया सीबीआई के केसेस की बता रहा हूं मैं आपको। सर, सेक्शन 41 क्या कहता है? सेक्शन 41 कहता है कि नोटिस देकर आप उसको सम्मन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा सकते हैं। यदि अपराध की जो सजा है 7 साल से नीचे है, तो आपको उसको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। अदालत ठीक समझेगी तो उसको जेल भेज सकती है, परंतु चूंकि एक अन्येष राय जजमेंट आया था, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में, उसी को आधार मान के जो है ये पूरे हिंदुस्तान में, चूंकि इस सारे केस में तमाम कोई रिकवरी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उनसे नहीं, यानी चार्जशीट के कोई मायने ही नहीं है सर? नहीं, चार्जशीट के 100% मायने हैं। आप तमाम लीगल चीज को समझें। चार्जशीट नहीं, मैं वो लीगली आपसे समझना चाह रहा हूं। फिर चार्जशीट के तो कोई मायने नहीं हुए सर। अगर सम्मन जारी नहीं हो रहा, अगर पूछताछ ही नहीं हुई, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ सामान्य है, तो सर सामान्य ही होगा। बिल्कुल सामान्य, क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद तो अदालत उनको नोटिस देगी ना कि आप। सर, मैं वही तो, 1 महीना हो गया। हम अगर अभी जाकर रेड लाइट तोड़ दे सर, घर तक पहुंचते SMS आ जाता है कि आपने ये रेड लाइट तोड़ी है, इतना फाइन भर दो, आता है ना सर? 23 दिन तो अदालत ही छुट्टी रही। पूरे दिल्ली के तमाम अदालतें छोटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बंद रहे। सर, एक महीना हो गया और आप कह रहे हैं कि सम्मन जारी करने में इस आम बात है। मैं बता रहा हूं आपको, छुट्टी थी, अदालतें बंद थी, तो कैसे सम्मन जारी करता? क्योंकि फाइल तो ताले में रखी हुई थी। अब जज साहब छुट्टी से वापस आके तो ट्रायल शुरू नहीं करते, केस का ही ट्रायल करना है। तमाम केसों के अंदर यही हुआ। कहने वाले तो कहते हैं कि फाइलें भी गायब हो जाती है। खैर, सुधा मिश्रा जी, बिल्कुल हो जाती है। सुधा मिश्रा जी, आज आप लोग बेहद आक्रामक थे ब्रिजभूषण जी के खिलाफ, और वेद जी बता रहे हैं ये सामान्य प्रक्रिया है, कई बार नहीं जारी होते सम्मन। जी तिलक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी तिलक जी, बिल्कुल जो वेद जी कह रहे हैं, अभी बनारस में कल की घटना आपने देखी होगी। ड्रिंक करने वाला एक दुकानदार, साथी उसका और उसका बेटा,
जिस तरह से पुलिस महकमे और उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई की, वो घटनाएं भी आम है, क्योंकि वो नेता नहीं है, मंत्री नहीं है। तो उस पे जो घटनाएं हो, जो कार्रवाई हो रही है, उसका अलग कानून है और मंत्रियों के लिए और जो वरिष्ठतम लोग हैं उनके लिए अलग है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अगर बेटियों ने आप पे आरोप लगाया, अगर बेटियों ने आपसे कहा, आपकी घर की बेटियों ने, और अगर आपसे कहा कि ये आरोप हैं, तो इस देश का नागरिक होने हर व्यक्ति का बनता है कि बेटी ने कुछ कहा है और आप उस पे जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, कम से कम लड़कियों ने आरोपी तो बनाया था ना, लड़कियों ने सीधे नाम बताया था कि ये व्यक्ति है, फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया है। उसके बावजूद ये चीजें होती रही और सभी लोग चैनलों पे बैठ के कहते रहे ऐसा कुछ नहीं है, जो दोषी होगा, आरोप सिद्ध होंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप लोग भी तो कह रहे थे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो फिर चार्जशीट में तो ये कैसे साबित हो गया? आप सोचिए तिलक जी, जो चार्जशीट में आया है वो कितनी मशक्कत के बाद आ पाया है, तो कितना कुछ खत्म हो गया होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि इतने देर लगाने का कुछ ना कुछ तो मंतव्य है, कुछ ना कुछ मतलब है, क्योंकि इतने देर तक वो लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी रही जो प्रधानमंत्री जी के घर की बेटियां थी। उनकी बातों को बंद कराने के लिए जिस तरह बिजली, पानी और उनके तख्ते और चारपाई और चीजों को खत्म करने का प्रयास, और जिस तरह उनको उठा के हटाया गया, ये सब दिखाता है आपके देश में कि कैसे एक व्यक्ति को बचाने के आरोप लिए ये है कि आप लोगों को न्याय की चिंता कम, राजनीति की ज्यादा है, और इसमें कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है, जो हरियाणा के बड़े नेता है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ चूंकि अब पुलिस की चार्जशीट में नाम आ रहा है, इनकी ही बातें झूठी हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए विवश किया, उसके बाद चीजें करनी पड़ रही हैं, ये की नहीं जा रही थी। तिलक जी, जब काम करना पड़े तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, प्रेशर सुप्रीम कोर्ट का, प्रेशर देश की जनता का, प्रेशर चुनाव का, प्रेशर ये दिखाने का कि मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि यही पुलिस जांच कर रही है। आप लोग कह रहे थे कि जांच में कुछ नहीं निकलेगा, इतना दबाव है, और वही चार्जशीट में कुछ और बात आ रही है। आपको किसी पर तो यकीन करना होगा ना। तिलक जी, हम यही कह रहे थे कि जिसके खिलाफ आरोप लगा है, बेटियों ने जिसका नाम लिया है, नाम लेके बकायदा रजिस्टर कराया है, उस व्यक्ति को उस बेटियों के आसपास से या देश के संवैधानिक पद से दूर करके चीजों को वैसे ही रहने दिया जाए जिससे जांच पे कोई आंच ना आए। आपने देखा कितनी चीजें घटनाक्रम बदला, कभी लड़की की चाचा आते हैं, लड़कियों जो महिला खिलाड़ी है, कभी पिता का बयान आता है, कभी किसी का बयान आता है, तो जिस तरह प्रेशराइज करके उनपे दबाव बना के चीजों को खत्म करने की कोशिशें की जाती रही, लेकिन जानते हैं ना कि सच आप कितना भी ढाप दो, सूर्य का प्रकाश बंद करने की, यानी कुल मिला के आप इसे एक राजनीतिक एजेंडे की तरह चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, एजेंडा नहीं है ये वो सत्यता है जिससे भागने का प्रयास आज की मौजूदा सरकार कर रही है। ठीक है, ओके सुधा जी, आपका पक्ष आ गया। एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली, वेद जी ने अपनी बात रख ली। मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा, फिर डॉक्टर धनोज आपके पास आता हूं। प्रदीप जी, ये खबर पढ़ी आपने? सर, पढ़ी है खबर आपने? मुझे हेडलाइन मैं दिन भर में बहुत सी पढ़ता हूँ चावला जी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के विषय में है तो मैंने पढ़ी है वो खबर। पढ़ी है खबर। सर, अब किस बात का इंतजार हो रहा है? ठीक है, उस तख्ती को नीचे रख दीजिए चावला जी। नहीं, ये तख्ती नहीं है सर, ये आप इसे तख्ती समझ रहे हैं सर? नहीं सॉरी, वो A4 साइज जो पेपर है, आराम से ठीक है। तिलक जी नमस्कार, काफी दिनों बाद आपके प्रोग्राम पे आया हूँ, बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। वेद जी नमस्कार, और बहन जी सुधा मिश्रा जी आपको भी नमस्कार, मनोज भाई आपको भी नमस्कार, काफी दिनों बाद आप भी मिले हैं, आप स्टाइल चेंज करने के लिए जाने जाते हैं। तिलक जी, मैं शुरुआत इससे करता हूँ कि अभी हम ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सांसद हैं गोंडा से, और वो वर्तमान में बैठे हुए हैं। 12 वर्षों तक उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला था, अभी वो पद पे नहीं है, और उनके ऊपर आरोप लगे हैं जिसकी न्यायालय में चर्चा होनी है। हम चर्चा कर रहे हैं और न्यायालय में प्रक्रिया बढ़ रही है। थोड़ा आपके, अगर मैं मानूं आपकी बात, तो थोड़ा धीमी गति है, उसको और तेज होना चाहिए, जबकि उसका जवाब ब्रिजभूषण जी ने दिया अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं कोई लाग लगाव किए बिना मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, ये 2023 है और हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं,
और अभी आपने जो है कांग्रेस के उसमें भी बोला कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं, इससे हो नहीं रहा है। मैं कुछ बचाव करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक तथ्य यहाँ स्थापित करने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उस पर हम टीवी चैनलों में चर्चा हो रहे हैं, अखबार में निकलता है और सभी को पता है क्या स्थिति है। 2006 में भी एक सुकन्या देवी का केस हुआ था। 2014 के बाद पता चला कि ऐसा कोई केस भी हुआ था, ऐसा कोई आरोप भी लगा था, बल्कि उसमें आरोपी जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम यानी हाईकोर्ट से बरी हो गया। लेकिन ये ऐसी बात हुई थी, शायद आपको संज्ञान हो, आप काफी सीनियर पत्रकार हैं तिलक जी, ठीक है। अब ये जो खबर है इस पे जो कांग्रेस जो राजनीति, आपका सवाल बिल्कुल जायज था। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि कहीं आप एक तरफा तो नहीं लेके चलेंगे, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद, आपने दोनों तरफ की बात बड़ी मजबूती से रखी और मुझे क्षणिक जो उस समय ऐसा लग रहा था मेरी भ्रांतियां दूर हो गई। देखिए मीडिया ट्रायल, देखिए जो इसके पहले जो हमने हिंदुस्तान टाइम्स की जो पत्रकार महोदया थी, जिस प्रकार से वो प्रश्न कर रही थी और जिस प्रकार से घटना अपनी परिणति तक पहुंची, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर जबरदस्ती प्रवोक किया जाएगा, सारे नहीं, सारे बंधुओं को मैं नहीं कहता, सभी बहुत सारे लोग अपने दायित्वों का बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, लेकिन 5 मिनट के अटेंशन के लिए कुछ इतना ज्यादा प्रोवोकेटिव हो जाते हैं जिससे बात बिगड़ जाती है और मीडिया ट्रायल को आरोप लग जाता है कि मीडिया अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। भाई अदालत है, हम और आप सभी लोग समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमें न्यायालय पर भरोसा है। प्रदीप जी एक मिनट ब्रिजभूषण के मामले पर मीडिया ट्रायल हो रहा है सर, ये आपको ऐसा लग रहा है? सर जो पास्को एक्ट जब लगा हुआ था, बाद में जब घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, चीजें बदलती गई, तब की स्थिति और अब की स्थिति में आप भी बताइए। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ब्रिजभूषण के मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है? अभी जो वीडियो आया है, जो वीडियो सरफेस हुआ है उस महिला पत्रकार का, उनके सवालों को आप क्या प्रोवोकेटिव नहीं मानते हैं? अच्छा, तो अगर ये मीडिया ट्रायल है तो अब मुझे कुछ सवालों के जवाब आप दीजिएगा। आप बहुत काबिल प्रवक्ता है। मैं एक मिनट प्रदीप जी एक मिनट, क्योंकि आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं। धन्यवाद काबिल समझने के लिए सर, धन्यवाद। आज आपने मेरा दिन बना दिया, थैंक यू सो मच। 13 जून को आरोप पत्र दाखिल हुआ और अब तक सम्मन जारी नहीं हुआ, ठीक? आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, जैसी जांच होनी चाहिए वैसे ही चल रही है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, आपने ये नहीं कहा कि एफआईआर दर्ज, कोर्ट के आदेश पर हुई। सर ये सब कुछ सामान्य है कि 13 जून को आरोप पत्र दाखिल हुआ और 1 महीना होने को आया, सम्मन तक जारी नहीं हुआ। सर आदरणीय वेद जी ने वो सारे जवाब दे दिए। अगर आप वही प्रश्न मेरे से दोबारा करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि वेद जी हमसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं। नहीं, मैं जानता हूं, मैं हमेशा उनको सैल्यूट करता हूं, उनके तर्कों को मैं अपना जो है सर माथे लेता हूं, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है, ये मानते हैं आप? सर अभी अदालतें अपनी छुट्टी पे थी, प्रक्रिया प्रारंभ हुई, थोड़ा वेट कर लीजिए। इस केस का तो यहाँ तक प्रगति भी हो गई। एक वो भी केस था, उसके बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं था, वो तो सरकार जाने के बाद पता लगा। न किसी ने चर्चा की, न किसी ने अखबार में लिखा, न किसी ने कोई आंदोलन किया। एक अकेली महिला, चाहे जो भी रहा उसके पीछे, और उसके बाद की जो स्थितियां हुई हैं, आप इस पर्टिकुलर केस की बात कर लें तो कितनी बड़ी लॉबी और कितने लोग इसमें आए हुए हैं। जब खिलाड़ियों को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने भी अपने रुख को किस प्रकार से क्लियर किया, आप सभी के सामने है। आपको साजिश लग रही है? तारीफ तो किसी बात की नहीं सर, इस प्रकार के तो काम होने ही नहीं चाहिए। लेकिन अब चूंकि मामला न्यायालय में है, अब न्यायालय को अपना काम करने देना, हम न्यायालय का कार्य क्यों करने लग जाए? हम निश्चित तौर पर आप सवाल करिए कि धीमी है या तेज है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीछा करने और छेड़खानी करने का मामला बनता है, मुकदमा चलाने और सजा मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये चार्जशीट में बोला गया है। चार्जशीट में बोला गया है ना। हाँ। पुलिस का काम है चार्जशीट प्रस्तुत करना, न्यायालय का काम है उस पर निर्णय देना। तो अभी जब तक निर्णय नहीं आया है तब तक हम केवल इसी तरह से रह सकते हैं, हम क्यों आरोपी माने? अभी तो वो मामला भी चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने जारी की है। अब आदरणीय न्यायालय का काम है ना, वो हम उस पर हम अपने सर पे क्यों उसको लेके उनको क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं काम न्यायालय का है। ओके सुधा जी, सुना आपने? फिर आ रहा हूं डॉक्टर धनोज। वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सियासत हो रही है और ये काम न्यायालय का है, आप और हम जज नहीं है। ये बात तो सही कह रहे हैं प्रदीप जी, कोर्ट पर तो यकीन होगा ना? तिलक जी, मैं बिल्कुल प्रदीप भाई से पूछना चाहूंगी कि आपके संविधान में महिलाओं के हरेसमेंट को लेके जो कानून बना है उसमें क्या लिखा गया है? अगर आप मुझे आज बता देंगे तो मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये राजनीति करने का मसला है।
पहली बार जब वो महिला खिलाड़ी बैठे थे धरने पे, उन्होंने सीधा कहा था ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। जब इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या राजनीति कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने पे विवश किया, क्या राजनीति हो रही थी? आप प्रदीप भाई मुझे इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से प्रदीप जी प्लीज। आपके संविधान में महिलाओं के इस सेक्सुअल हरेसमेंट में कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं जो सेक्सुअल हरेसमेंट में आती हैं? आप मुझे बताइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। चावला जी देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात या अपनी बात रख सकता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वकील की तरह से बातें नहीं रख सकता। ये एक बहुत जिम्मेदार मंच है और मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो वो एक बात का बतंगड़ बनाने और आपके प्रोग्राम का एयर टाइम को खराब करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, न्यायालय के पास जब ये बहनें गई थी तो न्यायालय ने उसको रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उसके बाद फिर एक बार गई थी बहनें उच्चतम न्यायालय में। उसके बाद क्या हुआ इसको भी देखा जाना चाहिए। हर तथ्यों को अगर गंभीरता से नहीं देखा जाए और फिर उस पर कंक्लूजन पर निकलने लग जाए तो ये मेरा मानना है कि अच्छी बात नहीं है। हम कम से कम अपने संवैधानिक दायित्वों का शांतिपूर्वक निर्वहन कर सके। मामला न्यायालय में है और मामला विचाराधीन है। और दूसरी बात, जब खिलाड़ियों ने खुद इस पे कहा कि राजनीति हो रही है, हमारे मंच का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके बाद कोई बात रही नहीं जाती। प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान है। और दूसरा देखिए, मैं कांग्रेस का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कांग्रेस के दया कोई और भी होता है तो वो भी इसी प्रकार से कहता है। न्यायालय जब उनके आरोप फैसला देता है तो न्यायालय बहुत अच्छा, और न्यायालय जब उनके फैसला नहीं देता है, उनके मन वाला निर्णय नहीं आता है तो कोई भी उसका विरोध ही करेगा। तो इस पर अच्छी कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। अभी आदरणीय राहुल जी का मामला हुआ जिला न्यायालय से और फिर उसके बाद वहां के हाई कोर्ट से, उसके बाद का क्या रुख था? न्यायालय को तो कम से कम स्वतंत्र रहने दे। आपके पास तमाम शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन न्यायालय को अपना काम करने दे। ठीक। डॉक्टर धनोज, अब ये मामला बेहद गंभीर मोड़ पर आ चुका है। आपको क्या लगता है कि कहां पर अब इस पूरे मामले को खड़ा हुआ देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार इस मुद्दों पर आपके साथ बैठने का मौका मिला और आज चूंकि वेद जी भी हैं जो कि बहुत अच्छे ओहदे पर से रिटायर हुए हैं और अभी पुलिस माने कानून के तहत उनका एक यूनियन है, कई बार उनके साथ ही मुझे डिबेट पर बैठने का मौका मिला। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ चावला जी। मेरा जो कहने का तात्पर्य वो आपके सामने आ जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट में आप आए। इंसाफ पर भरोसा कीजिए, इंसाफ पर भरोसा कीजिए, अदालत इंसाफ करती है। देखिए, जितने भी आरोप लगे हैं, आरोप पत्र दाखिल हुए, इसका मतलब ये थोड़े, मैं तो शुरू दिन से कहते आ रहा हूं कि जो उनका छवि है बृजभूषण शरण सिंह का, उसमें ये अध्याय उनके जीवन में कभी नहीं आता है क्योंकि वो 6 बार का सांसद है। उनके क्षेत्र में लाखों करोड़ों महिलाएं हैं, लाखों करोड़ों, जो उनको पिता तुल, भाई तुल, और वो भी महिलाओं को बहन तुल, बेटी तुल मानते हैं, सम्मान करते हैं। मैं शुरू दिन से आपको कहते आ रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। मान लीजिए ट्रायल, अब ये चार्जशीट दाखिल हुआ, ट्रायल होगा, आपको पता है कि सबूत और गवाहों की सच्चाई पर ही अदालत नजर डालती है। अदालत जो है सबूत और गवाहों के नजर पर जो चार्जशीट दाखिल किया गया माय डियर चावला जी, उसमें 200 गवाहों का जिक्र किया गया है और रेवेन्यू राउत जो उसको कह रहे हैं ना कि समन जारी किया गया है, उनको 18 जुलाई को पेश होना है। ये सब एक अलग बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप यह देखिए, मान मर्यादित जो आईपीसी आपने भी देखा, मैंने इस पर जीरा पहले कर चुका है कि ये किस लिए लगता है, क्या वो पीछा करने वाला लगता है व्यक्ति? सबसे पहली बात, पॉक्सो जो लगा था वो झूठा हो गया। तो शुरू से जो अध्याय है ना, वो अध्याय शुरू से ही राजनीतिकरण है। डॉक्टर धनोज, तो ये अध्याय जो है राजनीतिकरण इसलिए है, डॉक्टर धनोज, आप कह दिए, आप जो सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसका कोई आधार होगा मुझे लगता है, मैं जानता नहीं। जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने पीछा नहीं किया, उन्होंने नहीं छुआ, उनके क्षेत्र में लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो उनको भाई मानते, कोई पिता मानता है। आपने आरोप पढ़े हैं? कोई भाई और पिता सांस चेक करने के नाम पे ना भी पकड़ता है क्या? जो आरोप है, और कोई जांघों पर हाथ रखा जाता है, छाती छूने की कोशिश की जाती है, जो आरोप है। आप मैंने आपको क्या कहा
अगर इन मैं खूब आरोपों में लेश मात्र भी सच्चाई है तो आप एक बात बताइए, लेस मत सच्चाई कैसे होगा? जो लड़की आरोप लगाए वही खुलेआम पब्लिक डोमेन में आकर बोली कि आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। पॉक्सो का हटना, क्या वो झूठ नहीं है? आधारों पर अदालत क्या फांसी दे देती है क्या किसी को? सबूत होगा, वहां पर जीरा होगा, वो आ जाएगा, पता चल जाएगा। नहीं तो फिर आप एक तरफ कह रहे तो सर्टिफिकेट आप कैसे बांट सकते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं कह रहा हूं, आपको कैसे पता? आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मेरे बात को सुनिए। 15 लाख 16 लाख का क्षेत्र है उनका, जहां से वो सांसद है जी, 6 बार का सांसद है जी। 15-16 लाख में आपको पता है ना, मैंने बार बार क्या बोला? तो उनके लिए कानून अलग होगा क्या? मैं कानून किसी के लिए अलग नहीं होता है जी, प्रक्रिया अलग अलग होती है। मैं आपको क्लियर कर दूं हाँ, कि कानून सबके लिए समान है, हाँ, सिर्फ उसका ट्विस्ट अलग है कि कब पुलिस किसको बुलाएगी, कब किसको बुलाएगी, उसके लिए भी आधार होता है। बिना आधार का कोई किसी को नहीं बुला सकता। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस दिया जाता है। ठीक, जल्दी से सुधा जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर वेद सर आपके पास आ रहा हूं। यही बात जो बात आपने कही ना, यही बात आईओ का काम क्या होता है, किस आधार पर उसे कोर्ट में भी बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता, वेद सर से पूछूंगा सारी बात। लेकिन सुधा जी पहले आप क्या बोलना चाह रही जल्दी से? जी तिलक जी, बहुत शर्म की बात है। और चूंकि मैं महिला हूं और महिलाओं के किसी भी एक तो कभी महिला हिम्मत नहीं करती है कोई आरोप दर्ज कराने का। उसके बाद जब चैनलों पे बैठ के कहा जाएगा कि कोई आरोप, अगर मुझे संविधान ये अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे ताड़ रहा हो, मुझे बार बार देख रहा हो, तब भी मैं उस पर आरोपित कर सकती हूँ। उसमें धनोज भाई कह रहे हैं कि साबित कैसे करेंगी, तथ्य क्या है? आप देश के संविधान के ऊपर है क्या? आप बैठ के चैनल पे कह रहे हैं कि महिलाओं ने इतने लाख के सांसद है, ये है, लाखों की जनसंख्या साथ में है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई गारंटी है क्या कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है या कर सकता है, नहीं कर सकता? आप कहने वाले कौन होते हैं? अगर बच्चियों ने या उन महिला खिलाड़ियों ने कहा है कि ऐसा है, तो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोग जब महिलाओं के ऊपर बात करते हैं, एक तो कोई भी महिला हिम्मत नहीं करती है कि आके वो बोले कि किसी पुरुष ने या किसी ने उसको छेड़ा है। और अगर कोई आगे कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि इसके लिए प्लीज डॉक्टर दोनों जल्दी से, फिर मैं वेद जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, दुर्भाग्य है, ये जो कार्ड खेल रही है, इनको शायद पता होगा कि मैं भी किसी महिला के द्वारा ही धरती पर आया हूँ। नहीं, कार्ड खेलने मतलब क्या डॉक्टर दोनों? सुनिए ना, नहीं, कार्ड क्या खेलना? ये विक्टिम कार्ड मतलब? प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन टू मी। अरे सुन लीजिए ना मुझे। नहीं, क्यों सुनो? मान मर्यादा के लिए कानून है। अगर महिला का मान मर्यादा गया तो आरोप लगा देने से उसका भी मान मर्यादा गया। संविधान अरे आप सुनिए, जनप्रतिनिधित्व है कि अगर कोई मैडम, देख रहा हो सुनिए ना मेरी भी बात, उसके खिलाफ आप आरोप कर सकती है। आप और आप कह रहे हैं कि हम सिद्ध कैसे करेंगे? मैं कैसे सिद्ध करूं कि आप मुझे लगातार घूर रहे हैं? नहीं कर सकती हूँ ना। अरे तो और आप कहोगे कि हमसे विक्टिम कार्ड खेल रहे मैं हैं। आपके साथ हो लेता अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं होते। सुनिए, अगर आप फिर महिला होती, इनको समझाइए, आप फिर महिला होती। मैं नहीं कर रही हूँ। आप इंटेंशन, अरे यहाँ कानून में इंटेंशन देखा जाता है, कानून में इंटेंशन देखा जाता है। घूरना, देखना, लोगों को आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। अरे आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, घूरना देखना। ये बिल्कुल एक पहलवान जब कुश्ती लड़ती है तो पूरा देश उसको देखता है, उसको घूरना नहीं कहते हैं। जीतने के बाद कंधे पे ले लेता है, उसको बुराई नहीं कहते हैं, उसको उत्साह कहते हैं। दूसरी बात, कानून का काम कोर्ट करती है, अदालत करती है। जिला होगा, फैसला आ जाएगा। आप कांग्रेस पार्टी में 3 होना 13 में आपकी क्या मंशा है पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है आपकी मंशा क्या है। एक मिनट डॉक्टर धनोज, तिलक जी, पहले मैं सच में इस जगह जो दर्शक देख रहे होंगे, ऐसे लोग जब महिलाओं को विक्टिम कार्ड के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। एक मिनट डॉक्टर धनोज, 1 मिनट, मैं चाहूंगा वो शब्द वापस ले आप। कौन सा शब्द मैंने कौन सा गलत आप बोला? ये कह रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मतलब क्या होता है? अरे तो ये कह रहे उनकी बेटी। अरे भारत की बेटी, मैं तो कह रहा भारत की बेटी। मुझे तो इनके नहीं, तो आप बार कटाक्ष कर रहे हो। विक्टिम कार्ड का मतलब क्या होता है डॉक्टर धनोज? आप एक बात सुनिए, अदालत में आपने आईपीसी पढ़ा ना? सर आईपीसी इतना पढ़े होते तो जाते ना आईपीसी में। उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कम से कम मर्यादा रखिए सर एक दूसरे के प्रति। अरे मैं मर्यादा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता नहीं होते तो मैं मान जाता आपकी बात। आप एक कम से कम रूल रेगुलेशन ऑफ इंडिया बात कर रहा हूं। डॉक्टर धनोज प्लीज संयम के साथ लगाते थे, इनको अधिकार है आरोप लगाने का। मुद्दे पर आए पूछिए, इनको आरोप है। डॉक्टर धनोज व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए प्लीज।
व्यक्तिगत मत जाइए। मैं हमेशा मर्यादा में रहता हूं। हाँ, तो राजनीतिक पार्टी को अधिकार नहीं देता है, किसी राजनीतिक पार्टी को अधिकार नहीं था किसी को आरोपित घोषित कर देना, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं देता है। तो कांग्रेस पार्टी है वहां कोई दल है, किसी दल ने आरोप लगाया? नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग तो हैं, ये नहीं है कांग्रेस पार्टी के। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरे एजेंडे के पीछे है। ओके, बिल्कुल वेद जी, मैं मर्यादा की बात करता हूं। नहीं, आप डॉक्टर धनोज 1 मिनट रुक जाइए, डिबेट से डिरेल हो जाएंगे प्लीज। वेद सर, जो प्रक्रिया का जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी, एक सामान्य प्रक्रिया जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि नहीं इसी गति से ही सब कुछ होता है। मैं इसलिए इस प्रश्न को लेकर आया ताकि दर्शक समझ पाएं कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब आगे क्या होगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में खिलाड़ियों और साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने, धमकी देने, डराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुकदमा चलाने और अपराध के लिए उन्हें योग्य पाया गया है कि यह अपराध उन्होंने किया है चार्जशीट के मुताबिक। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए तिलक जी, पहले तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज नहीं किए गए हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने इंटरवीन करते हुए दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी थी कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए आप मुकदमे दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट करें। जो भी ऐसी नौबत क्यों आई थी सर? देखिए, उस ऑफेंस जो इस देश का कानून इजाजत देता है पुलिस को 42 दिन तक जांच करने के लिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए, परंतु ये लोग इतनी जल्दबाजी में थे कि वो तुरंत न्याय चाह रहे थे रातों रात। जैसे निर्भया के केस में लग रहा था कि शायद अगले दिन न्याय मिल जाएगा, सारे अपराधी 7 साल लगे थे निर्भया। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, कितने साल लगे आपको जानना चाहिए। बहुत बड़े मुकदमों की बात कर रहा हूँ, आम मुकदमों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक लोग इस देश के अंदर, बड़े बड़े राजनीतिक लोग जेलों में गए हैं। इस दिल्ली शहर के 2 बड़े मंत्री जेल में हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। उसके अलावा लालू यादव जैसे बिहार के बड़े स्ट्रॉन्ग सीएम, उनको चारा घोटाले में सजा हुई जेलों में रहे। चौटाला जो है जेल में रहे। कांग्रेस के चिदम्बरम 106 दिन जेल काट कर आए हैं ईडी के केस के अंदर, जो बहुत बड़े होम मिनिस्टर भी रहे और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। अब इस मुकदमे की तरफ आते हैं। मैंने एक मुकदमा इन्वेस्टिगेट किया था, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ था। उसको बोलते हैं हनी ट्रैप केस। आप गूगल करके इस प्रोग्राम के बाद सभी दर्शक देखें उसको। एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 7 करोड़ रुपए डिमांड करी थी। उसमें मैंने उस महिला को अरेस्ट किया था और सालों तक उसकी बेल देश के अदालतों ने नहीं दी थी। खैर वो कैसे बरी हुई वो अलग मामला है। वेद सर, यानी मैं मान लूं अगर कोई आरोप लगा रहा है, ठीक है, आरोप सत्य है झूठे है, वो कोर्ट को फैसला करना है। ठीक, हम जज नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इसे फांसी चढ़ा दो। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि भाई जो आरोप लगा रहे हैं उनको मोमबत्ती जलाने का अधिकार नहीं है। मोमबत्ती जलाने का अधिकार है, कानूनी रूप से पूरा अधिकार है। हाँ। परंतु एक ऐसा दिन चुनना जिस दिन इस देश के मंदिर, पार्लियामेंट का उद्घाटन पूजा हो रही थी, उस दिन जानबूझ के पढ़े लिखे होने के बावजूद धारा 144 लगी हुई उसको तोड़कर नहीं, आज हम ये पूजा नहीं होने देंगे, हम इस पार्लियामेंट का पूजा नहीं होने देंगे। ये कौन सा पढ़े लिखे लोगों का, ये वो प्लेयर है जिसको हिंदुस्तान ने करोड़ों रुपए दिए हैं, सरकारी नौकरियां दी है, सरकारी आवास दिए हैं, पीआरओ जैसे रेलवे के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर उनको आसीन किया है। पर क्या उसी दिन को चुनना जरूरी था? तो ये जो सवाल पैदा हुए ना, ये तो न्यायालय तय करेंगी कि जो चार्ज लगाए गए, क्योंकि ये शुरू से ही मुकदमे जो अगर किसी की सुनवाई नहीं हो रही जैसा कि वो कह रहे हैं और उनके तंबू तक उखाड़ दिए जाते हैं जहां पर वो धरना दे रहे हैं, तो मतलब उनको अधिकार नहीं है कि वो मोमबत्ती भी जला ले? बिल्कुल अधिकार है, पर जो तंबू लगाए गए थे, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से बताऊं, मैं एसी के पार्लियामेंट रहा हूं। इस देश सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि जंतर मंतर पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये दिल्ली पुलिस की अपनी हिकमत अमली टेस्टफुलनेस थी कि अपने बच्चों का सम्मान, प्लेयर का सम्मान करते हुए उनको उसके बावजूद भी उन्होंने धरना होने दिया। ये दिल्ली पुलिस की अपनी हिकमत अमली थी कि उन्होंने इनका सम्मान किया, जबकि वो कर नहीं सकते थे, आज करके दिखाए।
आज वो करके दिखाए जंतर मंतर पर कि हम धरना यहीं पर देंगे, क्योंकि उसमें क्लियर था कि या रामलीला ग्राउंड जा सकते हैं या बुराड़ी में जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर प्रक्रिया के बाद। इन्होंने वहां पर कोई नोटिस नहीं दिया, आज तक जंतर मंतर पर उनको प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है। क्या आप चाहें कि आपके स्टूडियो में आकर कि कोई भी आज प्रदर्शन करना शुरू करते, कल को राष्ट्रपति भवन के अंदर हम तो राष्ट्रपति भवन के अंदर धरना देंगे? ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। वो धरने पर बैठे क्यों थे? धरने पर बैठे थे न्याय के लिए, पर जो तरीका था उनका बिल्कुल अन्यायिक था। किसी भी तरह की मानसिकता उसमें थी, कहीं ना कहीं से उसमें और भी कोई चीजें थी। अभी तमाम जल्दी से सुधा जी, फिर प्रदीप जी पूरा वक्त आपको दूंगा। कैंसिल क्यों हुआ? सुधा जी से पूछे मुकदमा जो पॉक्सो का दुर्भाग्य है, 10 में से 6 मुकदमे झूठे पाए जाते हैं पॉक्सो के। सुधा जी 10 में से 6 मुकदमे। कुछ प्रश्न मेरे हैं, आप वरिष्ठम हैं और जिस आप पद पे रहे हैं वो जाहिर सी बात है रिस्पेक्टेबल, हम लोग के लिए, सबके लिए रिस्पेक्टेबल है। आपने देश सेवा में बहुत वक्त दिया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप बार बार कह रहे हैं कि जो लोग लड़कियां वहां धरने बैठी हुई थी कोई और था, कौन था वो? देश के बाहरी लोग थे या उन बच्चियों ने, उन खिलाड़ियों ने अपने चीजों को इस सरकार के नजर में आने के लिए कहा कि इतने महीनों से इस चीज को हम गैर राजनीतिक रूप से करने की कोशिश कर रहे थे, सुनवाई नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, तो ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग सुने। वो लोग कौन थे सर? दूसरी बात, आप बार बार जो बातें कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि न्याय पाने के लिए, तो आप मान रहे हैं कि न्याय नहीं मिला था, उन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, आप अपनी बातों से बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसके बाद धनुष भाई ने कुछ बात कही थी। तिलक जी प्लीज मुझे वक्त दीजिएगा 1 मिनट का। अभी अगर मैं कहूं कि तनुज भाई ने यहीं बैठे बैठे मौखिक रूप से अपमान किया, लैंगिक रूप से, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि लैंगिक अपमान भी उसी अपराध में आएगा, मौखिक भी उसी अपराध में आएगा, शारीरिक भी आएगा। कहिए तो मैं बता दें क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो संविधान कहता है कि हम महिलाओं को अधिकार है कि हम इन चीजों पे उन पे आरोपी बना सकते हैं। आप यहाँ बैठ के सीधे कह रहे हैं विक्टिम, फिर आप मुझे कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप में, जबकि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन आप उससे मौखिक रूप से सीधे कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की नहीं होती तो मैं आपके साथ चल लेता। क्या मैंने आपसे कहा क्या मेरे साथ चल लीजिए? लेकिन उसके बावजूद आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, तो ये मौखिक रूप से यौन उत्पीड़न में आता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, आपने जानबूझ के मुझे चुप रहने के लिए, विवश करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उदाहरण के तौर पर आपने आरोप लगाया, 1 मिनट सुधा जी, बात समझ गए हम आपकी। उसकी विवेचना कौन करेगा? नहीं सुनिए, नहीं, उसकी विवेचना कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल मैं इनके आरोपों पे जो कहते हैं आरोप नहीं है, वो बेटियां इस देश की हैं, हमारी, आप सबकी खिलाड़ी है वो। जब वो उनके नाम पे राष्ट्रगान बजता है ना, तो एक व्यक्ति के लिए नहीं, समस्त देशवासियों के लिए राष्ट्रगान बजता है। जब वो लेके आती है भारत के लिए कोई भी तमगा, तो वो देश का होता है। यहाँ पे उनके लगाए गए आरोप देश के क्यों नहीं है? आपको राजनीति की बू नहीं आ रही इस पे? बिल्कुल नहीं। वेद सर ने कहा कि न्याय पाने के लिए आई थी, उन्होंने स्वयं कहा। अगर आपके नेता इसके पीछे शामिल हुए तो? बिल्कुल नहीं। आप जांच कराइए ना, तंत्र आपके हाथ में है। तंत्र अगर ना 1 मिनट, संगठन के स्तर से अगर जो आरोप लग रहे हैं, आप अपने नेताओं की जांच करवा लीजिए। ये तो नाम लेकर बता रहे हैं ना कि हुड्डा परिवार इसके पीछे है। यह कुश्ती संघ पर कब्जा जमाने की कोशिश है। प्लीज सुधा जी का ऑडियो। सुधा जी म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए प्लीज। मुझे समय दीजिएगा क्योंकि इन्होंने। सुधा जी, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ गई जी। मैंने कहा कि उन खिलाड़ियों के बारे में बात करते समय पार्टी रूप में जब हम बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं यहाँ पे। तिलक जी, मैं सीधा कह रही हूँ कि अगर उनको न्याय नहीं मिला, मैडम, कानून भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेता है। अरे तो उनके आरोप बताए ना, संविधान के अकॉर्डिंगली उन्होंने आरोप तय कराए ना, बोला ना कि आरोप है उन पे। तो अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये प्रभाव में है और दूसरी तरफ चार्जशीट में ये बात सामने आ रही है, आप कह रहे हो कि सुनवाई नहीं हो रही है, चार्जशीट में बता रहे हैं वेद सर कि आप धरना नहीं दे सकते थे, आपका धरना इलीगल था, उसके बावजूद जो है दिल्ली पुलिस ने दिल बड़ा किया। वाह, मतलब वही तो मैं कह रही हूँ कि एक तरफ वेद सर कह रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि न्याय पाने के लिए वो बच्चियां वहां थी, वो खिलाड़ी न्याय पाने के लिए, क्योंकि न्याय नहीं मिला था, और वो कह रहे हैं कि उनको
अनशन करने का या फिर वहां पे जाने का अधिकार नहीं है। दो बातें एक समय ठीक। पे सही कैसे हो सकती हैं? ठीक, ओके। ये लाइव में कमेंट आया है प्रदीप जी, वो ये कह रहे हैं कि इस चार्जशीट में जो बातें सामने आई उसके बावजूद ब्रिजभूषण को बीजेपी में रहने का अधिकार है कि नहीं? तो देखिए, हमारी पार्टी तो ऐसे चिंता की है, बहुत सारे हमारे नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद जब तक वो पूरा साफ सुथरा होकर निकले तो उन्होंने वापस ज्वाइन किया जी। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जबकि वो एक जनप्रतिनिधि हो। नहीं, और वो भी आपकी पार्टी एक- चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, मैं इसलिए पूछ रहा था। क्या ब्रिजभूषण को पार्टी में रहने का अधिकार है अभी फिलहाल, उस पद पर रहने का? एक मिनट बताइए सर। चालो साहब, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ख्यातिलब्ध है और कारण से उससे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, जो कि एक ऑफेंस है, और उस पर आरोप लग गए, तो क्या वो जो है बाकी सारे जीवन त्याग देगा, बाकी सारे काम नहीं करेगा? अदालत में हर प्रकार के आरोप लगते हैं, उसके बाद उसकी विवेचना होती है, जब न्याय आता है तब माना जाता है। जी। लालू प्रसाद यादव जी जब तक एक मिनट सुधा जी प्लीज, एक मिनट। प्रदीप जी अपनी बात रख रहे हैं प्लीज। जी प्रदीप जी। जब तक न्यायालय न कह दे कि आप दोषी हैं, बिल्कुल। तब तक क्या हमारे यहाँ पे क्या इस तरह की कोई परिपाटी है कि जिसको सजा हो चुकी हो, पेरोल पे आया हो और बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हो बैठ करके? नहीं, नहीं, आपकी पार्टी में वो परिपाटी तो रही है कि आरोप लगने पर जो है लोगों ने पद त्याग दिए। उदाहरण है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। आप काबिल प्रवक्ता, आपको मालूम भी है मैं किनका उदाहरण दूंगा। जी जी जी, मुझे पता है ना? लेकिन अभी देखिए, और उन्होंने नजीर पेश की पूरे देश के सामने, और पाक साफ होने के बाद उन्होंने पद लिया। हुआ था ना आपकी पार्टी में ऐसा? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पद को त्यागा था कि नहीं? निश्चित तौर पे हुआ था, निश्चित तौर पे हुआ था। फिर लेकिन अगर हम सर आप कह रहे हैं कि ऐसे उदाहरण पेश किए, उन्होंने कहा मेरे ऊपर आरोप लगा, मैं इसको त्यागता हूं पद को, और जब तक पाक साफ नहीं होगा तब तक राजनीति में नहीं आऊंगा। वर्तमान परिस्थितियों में ये जो पर्टिकुलर केस लगा है, इसकी सच्चाई देखिए, मैं कोई जज नहीं हूं कि मैं तुरंत घोषणा कर दूं, लेकिन जब आग धुआं होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आग लगी होती है। और यानी आप ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी से बड़े नेता है ब्रिजभूषण? ये बड़े और छोटे होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है सर। यहाँ पे देखिए, पार्टी या पर्टिकुलर जो है वो सांसद है, उनके अपने भी कोई दायित्व है और वो हमसे ज्यादा विवेकशील है, वो निर्णय ले सके कि वो रहेंगे या वो त्यागेंगे। तो मैं उनके बिहाफ पे नहीं, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के बिहाफ पे मुझे बोलने का निश्चित तौर पे अभी प्रक्रिया चल रही है। आरोप जब सिद्ध हो जाए वो त्यागपत्र दे देंगे या पार्टी उनसे कहेगी इस प्रकार के लिए। लेकिन आपकी पार्टी में अनुशासन समिति होती है? निश्चित तौर पे होती है सर। तो अनुशासन समिति जब जैसा निर्देश जारी करेगी वो अपना निर्णय लेंगे। अच्छा, तो अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हुआ? अरे सर, अभी केस को तो थोड़ा एक दो हियरिंग हो जाने दीजिए। अभी तो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की है, इतने बड़े बड़े मुकदमे हो गए, अभी वेद जी ने इतने सारे उदाहरण दे दिए। लेकिन अगर आप लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आपकी सरकार संरक्षण दे रही है ब्रिजभूषण को। सर, सरकार संविधान के दायरे में रह करके ही कोई काम करती है और संरक्षण देने न देने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अभी तो अब इतनी चर्चा हो चुकी है उस पर दोबारा अगर आप चाहें तो मैं बोल सकता हूं कि अभी देखिए प्रक्रिया है, अदालत का अपना एक प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से अदालत अपना फैसला देगी। लेकिन बार बार जबरदस्ती आप चाहते हैं कि वो मतलब हमारे इस चर्चा को देख करके कोई जो है व्यक्ति त्यागपत्र दे दे, तो ऐसा इससे पहले ऐसी कोई नजीर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई होने वाला भी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण किसी कीमत पर त्यागपत्र नहीं देंगे? अरे सर, सुकन्या देवी का केस ही सरकार जाने के बाद आया, यहाँ तो हमारी सरकार है, कम से कम आरोप पत्र दाखिल हो गए। अच्छा, मतलब कम से कम आरोप पत्र दाखिल हो गए? क्या सर, वो जो मुकदमा चला हाई कोर्ट में वो क्या नहीं सर, आप ये कह रहे कम से कम हमारी सरकार है तो आरोप पत्र दाखिल हो गए? निश्चित तौर पर वहां तो किसी को चर्चा करने का अधिकार नहीं था। आप बताइए, कोई उदाहरण दीजिए कि जब तक 2013 तक जब तक नहीं, मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा था। आपने बता दिया कि नहीं, वो किसी कीमत पर भी इस्तीफा नहीं देंगे। जब उचित समय आएगा, जैसा भी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से अगर उनको त्यागपत्र देना होगा तो निश्चित तौर पर वो त्यागपत्र दे देंगे। अगर त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी तो कदापि त्यागपत्र नहीं देंगे। त्यागपत्र नहीं देंगे। ओके सुधा जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं वेद सर आपके पास आऊंगा, फिर डॉक्टर धनोज आपके पास। सुधा जी, मुझे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो वो त्याग पत्र दे देंगे क्या? प्रदीप जी यही समझा रहे हैं? नहीं, प्रदीप जी ने जो कंपेयर किया था वो बहुत बेहतरीन, और मैं चाहूंगी कि दर्शक इसको बहुत ध्यान से देखें। इन्होंने
महिला खिलाड़ियों के यौन आरोपों को इनकम टैक्स रिटर्न के फाइल में उसका कंपेयर कर दिया कि अगर कोई किसी ने इनकम टैक्स फाइल न किया हो, उसका वो टैक्स न दिया हो, तो क्या वो जेल में चला जाएगा? अरे भाई, कम से कम तुलना तो ऐसा करिए कि सुनने वाले को हजम हो। आपने कहा क्या वो उनको त्यागपत्र देना चाहिए? आपकी मर्जी, आपको सरकार जिस तरह चलानी है चलाइए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आपके लिए कानून अलग? क्योंकि वेद सर बैठे हुए, उन्होंने न जाने कितने ऐसे चीजों को देखा होगा जो उनकी आंखों के सामने से गुजरा होगा। सर खुद बताएंगे क्या इन दोनों जो बातें हुई, एक इनकम टैक्स आपने रिटर्न भरने की बात की और दूसरी ये महिला खिलाड़ियों का जो आरोप है, क्या दोनों घटनाओं को हम पैरेलल रख के बात कर सकते हैं सर? नहीं, क्या जिस देश में तुलना ऐसी होने लगे, आपकी मंशा क्या है राजनीतिक, ये स्पष्ट हो जाती है। आप महिलाओं को कितनी तरजीह देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, महिलाओं के बारे में आपकी राय क्या है, ये स्पष्ट दिख जाती है। जहाँ पे महिलाओं के यौन आरोप को आप कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है क्या जेल में हो जाएगी? अरे कम से कम हर माँ की रिस्पेक्ट करने की बात कहने वाले लोग महिलाओं के इन आरोपों को इतना ध्यान देते कि अगर आरोप लगाया गया, आप इतना कह सकते कि नहीं ये आरोप सही भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं आरोप गलत होंगे, तो आप लोगों की मंशा स्पष्ट है कि आप चाहते ही नहीं है कि महिला खिलाड़ियों को कहीं से न्याय न मिले, इसलिए आप कर रहे हैं। वेद सर ने स्वयं कहा कि न्याय नहीं हुआ था, इसलिए वहां बैठे हुए थे, और आपकी मंशा दिखती है। आप चाहती नहीं है कि महिलाओं का सम्मान हो, उनको अधिकार मिले और महिलाएं आपकी बराबरी में बैठ सके। ये आपको पचता नहीं, आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों के शब्द की जो पैरेलल जो तुलना है ना, वो दिखती है। और मैं जानती हूँ ये मंशा दिखाती है आपकी। वेद सर सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि जहां पर यह मामला खड़ा है, मैं प्रदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लगातार यह बात कह रहा हूं, हम जज नहीं है, हम तय नहीं कर सकते आरोपों की सच्चाई क्या है, लेकिन मामला गंभीर है इतना जरूर है। और मैं लगातार यह बात कह रहा हूं, न्याय होना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, लेकिन सच सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय की चर्चा हुई, इसलिए सच आना बहुत जरूरी है। तो वेद सर आप बताइए, यह मामला यहां से कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तिलक जी, हमें अपनी अदालतों का सम्मान और इज्जत करनी चाहिए। ये एक स्पेशल कोर्ट में केस गया है, एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट है राउज एवेन्यू के अंदर, जहां पर मामला विचाराधीन है। इस तमाम जो केस की इन्वेस्टिगेशन है महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा दिल्ली पुलिस की गई है। उन्होंने चार्जशीट उसमें फाइल की है, तमाम एविडेंस जो भी एविडेबल थे उनको कलेक्ट करके अदालत के सामने भेजा है। जो भी प्रक्रिया है उसके बाद में जो भी सत्य होगा सामने आएगा, जरूर आएगा। आपने देखा कि हाल के अंदर दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हुए थे जिसमें 13 आपको लगता है आप सम्मान जारी होंगे कभी भी किसी भी वक्त? हाँ बिल्कुल, हम ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको अपीयर होने के लिए कहा जा चुका है कि कोर्ट में आकर वो अपीयर हो। नहीं, तारीख का भी जिक्र नहीं ना, सम्मान में तो ये है ना कि आपको इस तारीख को अवेलेबल होना है। हाँ, उस तारीख को वो जाएंगे, अपने उनको चार्जशीट दी जाएगी, उनको उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए महिलाओं के द्वारा वो उनको पढ़कर बताए जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप एग्री करते हैं एलिगेशन जो लगाए गए या नहीं करते हैं। ये कोर्ट का विवेक होगा, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? देखिए, नॉर्मल कोर्ट में तो चूंकि 7 साल से नीचे की सजा है तमाम चीजों के अंदर, क्योंकि इसमें कोई रिकवरी वाला एंगल नहीं है, फिर भी अदालत के पास असीम ताकत है। जो आकाश के नीचे जितनी ताकत होती है वो नहीं, लेकिन डर वाला और जो गवाह हैं उनको उन पे दबाव डालने वाला एलिगेशन है। हाँ, चूंकि प्रभावशाली आदमी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, WFI के प्रेसिडेंट है, नेचुरली बहुत बड़े प्रभावशाली आदमी है, तो ये आधार हो सकता है, ये एक आधार हो सकता है कि कई मुकदमे को प्रभावित ना करें, गवाहों को तोड़ मरोड़े ना, इसलिए इनको कस्टडी में ले लिया जाए। ये कोर्ट का विवेक पर निर्णय करेगा कि क्या वो कस्टडी में लेते हैं या उनको रेगुलर बेल पर आने के लिए बोल देते हैं कि जब भी तारीख लगे आप इस प्रक्रिया को, जो जुडिशियल ट्रायल है उसको। डॉक्टर धनोज जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट प्रदीप जी से लूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज का खंडन करूंगा कि जो डॉक्टर सुधा ने कहा, मैं साथ चलने का मतलब साथ देने की बात किया था कि अगर वो कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं होकर एक महिला के रूप में बात करती तो मैं उनके साथ खड़ा होता। उन्होंने विवेचना गलत कर दिया। दूसरी बात, आपको मैं एक बात बता दूं, खुद शरण सिंह ने कहा कि अगर साबित हो गया
तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। इसलिए सारे निराधार उन्होंने कहा मैं तो इस्तीफा दूंगा, अगर मेरे ऊपर आरोप तय हो गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। तो ये चीज है कि आपको इन सब चीजों का जिक्र कोई गुनाह करने वाला बोलता है मैंने गुनाह किया। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने आपको कहा ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं क्या कह रहा हूं, गुनाह करने वाला नहीं बोलता कि मैंने गुनाह कहा, लेकिन जो गुनहगार करने वाला है ना वो हर जगह नहीं जाता, याद रख लीजिएगा। जो गुनहगार होता है ना वो हर चीज से छुप जाता है, और जो बिल्कुल अपने आप को सार्वजनिक मोमेंट में रखा हो शुरू से अंत तक, और उनके छवि को पूरा उत्तर प्रदेश में भारत जानता है। और जहां का लोकसभा सदस्य है वहां के आप महिलाओं से आप सर्वे करवा लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनका एक अलग है। मैं अदालत की बात नहीं कर रहा हूं, अदालत में आरोप पत्र दाखिल जीरा होगा, ठीक, ओके, जिक्र होगा, ओके। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल, 1 मिनट डॉक्टर धनो, ठीक, ओके ओके ओके। कोई जिस पर आरोप लगा हो, आप ये कह रहे हैं कि वो इस तरह के सार्वजनिक मंचों पर नहीं जाता, ठीक, ओके। मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर आऊं, एक महत्वपूर्ण तस्वीर। अब इसका आधार क्या है मैं नहीं जानता, प्रदीप जी वो तस्वीर प्लीज पीछे से ऑडियो हटा दीजिएगा। ये तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा हूं, और ये तस्वीर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और माना जा रहा है ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर बताई जा रही है जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर मजबूर होना पड़ा। बाकायदा इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि वो एक महिला पहलवान के हाथ को पकड़े हुए हैं जब वो तस्वीर खिंचवा रही थी, और इसी आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। प्रदीप जी ये तस्वीरें जिनका जिक्र किया जा रहा है हैरान करती हैं। साला जी देखिए, इससे ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही यह मंच है उन तस्वीरों की विवेचना करने का। मामला सब जुडिस है, वो तस्वीर का कंक्लूजन निकालने का काम आदरणीय अदालत का है। अगर इसी के आधार पर हुआ तो अदालत वो निर्णय लेगी ना। हम क्यों जज बनने के, मैं क्यों जज बनूं? नहीं, ये सब नहीं, महिला पहलवान का हाथ पकड़ने का जिक्र किया जा रहा है इस तरह से। यूजुअली मैं आपको बताता हूँ एक बात, मैं एक बात बता लेता हूँ मैं आपको। मेरा बैकग्राउंड खिलाड़ी का है, मैं 10 साल तक प्रोफेशनल हॉकी खिलाड़ी रहा हूं, और मैं नेशनल लेवल का खिलाड़ी हूं। मैं यूजुअली पर्सनल बातें पब्लिक डिबेट में करता नहीं। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मेरा खेल फील्ड हॉकी था, मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूं। और हम जीतने के बाद या मंच पे जब लेते थे ट्रॉफी, उसके बाद खिलाड़ी जोश में, या मतलब देखिए उसको नेगेटिव सेंस में ना लीजिएगा, हम एंजॉय करते हैं। खिलाड़ी जीतने के बाद भूल जाता है। हमारे देश के कप्तान ने टी शर्ट उठा के उछाल दी थी, तो क्या उसका ऑफेंस माना जाए? बहुत सारी दुनिया भर में वो तस्वीर देखी गई, तो क्या वो ऑफेंसिव मानी जाएगी? प्रदीप जी निश्चित तौर पे। देखिए प्रदीप जी, एक मिनट, जो बात आप कह रहे हैं, आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूं। अगर आप खिलाड़ी रहे हैं तो इस ब्रह्मांड का कोई एक ऐसा जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो वो बताइए, जो सांस चेक करने का एक्सपर्ट हो, है कोई जो महिलाओं की सांस को चेक करता है उसकी गति कितनी है? यहाँ से कोच भी पकड़ के चेक करते हैं। मैं कोच की बात नहीं कर रहा, नहीं कोच की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो एक्सपर्ट होते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, सामान्य ज्ञान ले रहा हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। अगर उस आरोपों के आधार पर आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो कोई खिलाड़ी, मुझे भी पल्स नापने आती है। नहीं, पल्स मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप सांस ही नापना होता है। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैं पर्सनली रूप से इसे नहीं मानता हूं, ठीक है सर। पहलवानों के अगर चोट लग जाती है मैट पे तो कोच साहब पैर भी दबा देते हैं ताकि वो तुरंत ठीक होकर के। यस सर, आप कोच हैं या आप अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के? सर अगर आप जबरदस्ती मुंह में शब्दों को ठूसना चाहेंगे, या एक पर्टिकुलर केस के विषय में लेकर के जबरदस्ती आप चाहते हैं कि कोई जो है केवल क्षण में आकर के कह दे, तो मैं सर इतना भी मतलब जिम्मेदारी है। प्रदीप जी, मैं सिर्फ बतौर खिलाड़ी आपसे पूछ रहा था। आपने कहा कि मैं खिलाड़ी रहा हूं, तभी मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं, कोच
और जो पुराना खिलाड़ी है, मैं भी जब तक जब मैं ग्राउंड छोड़ा तो अचानक से नहीं छोड़ दिया, मैं भी ग्राउंड पे जाता था। और एथलीट वाले जो है उनके नाप लेते थे, ठीक सर, प्रैक्टिस के बाद एक बार सीखना होता है, थैंक कितनी यू, देर में रिकवर थैंक यू। ओके, एक बात बिल्कुल सही है आपकी, फैसला कोर्ट को करना है। अब कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार इस चार्जशीट को लेकर अगला स्टैंड क्या होगा। लेकिन सुधा जी, किसी निष्कर्ष पर निकलने से पहले कानून हमेशा सबूतों के आधार पर काम करता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। यह बात प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे थे और बात वेद जी भी यही कह रहे थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तथ्य सामने आए, दंगल का आखिरी दाव का हम जिक्र कर रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।